इस समय तक ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को देखते हुए काफी एनालिस्ट्स ये मानने लगे हैं कि अमेरिका का वॉर प्लान वैसा काम नहीं कर रहा जैसा वॉशिंगटन ने शुरुआत में सोचा था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की जगह अब उनके बेटे मोज्तबा खामेनी ने ले ली है, जिन्हें आमतौर पर एक रिक्लूसिव लेकिन हार्डलाइन फिगर माना जाता है। नेगोशिएशंस लगभग कोलैप्स हो चुकी है और ईरान अभी भी पूरे रीजन में टारगेट्स पर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिनका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। इस बीच ऐसा भी लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका कई मायनों में पहले ही जीत चुका है और ये वॉर, जिसे उन्होंने अब एक्सकर्शन कहना शुरू कर दिया है, जल्द ही खत्म हो सकता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कई ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यूएस एक संभावित स्ट्रैटेजिक डिफीट की ओर बढ़ रहा है। यहां यह समझना जरूरी है कि स्ट्रैटेजिक डिफीट और मिलिट्री डिफीट एक ही चीज नहीं होती। मिलिट्री टर्म्स में देखें तो ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और कैजुअल्टीज दोनों के मामले में ईरान की स्थिति इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तुलना में ज्यादा खराब बताई जा रही है। फिर भी स्ट्रैटेजिक लेवल पर तस्वीर अलग हो सकती है। स्ट्रैटेजिक विक्ट्री का मतलब होता है अपने बड़े पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना। इसी स्तर पर यूएस की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। यह भी जरूरी है कि स्ट्रैटेजिक डिफीट का मतलब ये नहीं कि ईरान ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजिक विक्ट्री हासिल कर लेगा। उदाहरण के लिए, अगर ईरान किसी बड़े सिविल वॉर या इंटरनल कोलैप्स की तरफ चला जाए तो वो खुद ईरान के रेजीम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक फेलियर होगी और यूएस के लिए भी, क्योंकि इससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। यूएस के लिए एक और समस्या यह है कि उसके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह क्लियर नहीं है। फिर भी पॉलिसी स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल सिग्नल्स को देखकर एनालिस्ट्स आमतौर पर 3 बड़े स्ट्रैटेजिक गोल्स की पहचान करते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव रेजीम चेंज से जुड़ा हुआ था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपैरेंटली ऐसा सिनारियो चाहता था जो कुछ हद तक वेनेजुएला जैसा हो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो हमने वेनेजुएला में किया वही आइडियल सिनारियो हो सकता है। वेनेजुएला में उस समय यूएस ने ऑफिशियल ऑपोजिशन लीडर मरिया कोरिना मचाडो को ओपनली सपोर्ट करने के बजाय ये अलाउ किया कि इनकम्बेंट लीडर निकोलस मदुरो की जगह उनकी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज सक्सेशन प्रोसेस में आगे आए। ईरान के मामले में भी ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगर रेजीम चेंज होता है तो वो आइडियली किसी रेजीम इंसाइडर के जरिए होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या रेजा पहलावी, जो लास्ट शाह के बेटे हैं, को इंस्टॉल किया जा सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे सिस्टम के अंदर से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रेफर करेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ईरान को एक अनफेवरेबल डील स्वीकार करने के लिए मजबूर करना था। वॉर से पहले दोनों कंट्रीज नेगोशिएशंस में थी, जिनका मुख्य फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था। यूनाइटेड स्टेट्स इन टॉक्स को एक्सपैंड करके ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क्स तक ले जाना चाहता था। इन टॉक्स में मीडिएटर की भूमिका ओमान निभा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस देने के संकेत भी दिए थे, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वॉशिंगटन का मानना था कि मिलिट्री प्रेशर बढ़ाकर ईरान को और ज्यादा कंसेशंस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव वॉर के बाद धीरे धीरे सामने आया ईरान की इफेक्टिव डीमिलिटराइजेशन। व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार मिलिट्री कैंपेन, जिसका नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बताया गया, उसके 4 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स थे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करना, नेवी को कमजोर करना, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को खत्म करना और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना। असल में ये बहुत एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स थे। इन्हें पूरी तरह हासिल करने का मतलब लगभग ईरान की कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन होता, जो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल टास्क है। फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि इन तीनों गोल्स को हासिल करना यूएस के लिए कठिन होगा। सबसे पहले, रेजीम चेंज की संभावना लगभग खत्म हो गई है, क्योंकि मोज्तबा खामेनी पहले ही पावर स्ट्रक्चर में आगे आ चुके हैं और उनका अलाइनमेंट इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के साथ काफी मजबूत बताया जाता है। उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा हार्डलाइन माना जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, डील फोर्सिंग, भी फिलहाल दूर की बात लग रहा है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने संकेत दिया है कि वे अब नेगोशिएशंस में लौटने के इच्छुक नहीं है। तीसरा ऑब्जेक्टिव यानी डीमिलिटराइजेशन भी मुश्किल दिख रहा है। हालांकि मिसाइल अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कुछ कम हुई है, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल और रीजन के अन्य टारगेट्स पर मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है। इससे संकेत मिलता है कि उसकी मिलिट्री प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर यूएस सच में ईरान को कंप्लीटली डीमिलिटराइज करना चाहता है तो इसके लिए ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत पड़ सकती है, जो अपने साथ भारी रिस्क लेकर आएगा। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएस को कुछ अतिरिक्त कॉस्ट्स भी झेलनी पड़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में टैंकर अटैक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के कारण शिपिंग डिसरप्शंस हुए हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन का दबाव भी बढ़ा है। प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के प्रयास में यूएस रिपोर्टेडली रशिया पर लगाए गए कुछ सैंक्शंस को टेम्परेरीली रिलैक्स करने पर विचार कर रहा है, जिससे यूएस यूक्रेन वॉर में पीस प्रोस्पेक्ट्स और कमजोर हो सकते हैं। इस वॉर ने गल्फ रीजन के एलाइज के साथ रिलेशंस भी स्ट्रेन कर दिए हैं। कई गल्फ स्टेट्स रिपोर्टेडली नाराज हैं
क्योंकि यूएस उनके लिए पर्याप्त एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स उपलब्ध नहीं करा पा रहा है ताकि वे ईरानियन अटैक से खुद को बचा सके। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गल्फ कंट्रीज को शक है कि इजराइल उन्हें कॉन्फ्लिक्ट में खींचने की कोशिश कर रहा है और ईरान पर हुए कुछ अटैक्स की जिम्मेदारी उनके सिर पर डाली जा रही है। इन सब फैक्टर्स की वजह से ये वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक दोनों स्तरों पर कॉस्टली साबित हो रही है। यही कारण हो सकता है कि वॉशिंगटन अब इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के रास्ते पर विचार कर रहा है। हाल ही में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कॉन्फ्लिक्ट के ऑब्जेक्टिव्स का एक कंपैरेटिवली वाटर्ड डाउन वर्जन पेश किया, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या प्रॉक्सी नेटवर्क्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वॉर बहुत जल्द खत्म हो सकती है और यूनाइटेड स्टेट्स कई मायनों में पहले ही जीत चुका है। फिर भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप वास्तव में इस वॉर से आसानी से बाहर निकल सकते हैं और विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं, खासकर उस स्थिति में जब ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट यूएस के विड्रॉल के बाद भी जारी रहता है। यही वो अनसर्टेनिटी है जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को और जटिल बना देती है।